क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पोलन पिस्टिल इंटेक्शन डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कौशिक क्लासेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटेक्शन के बारे में। नेचुरल पोलिनेशन के द्वारा यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन गिरा हुआ है उसी स्पीसीज का है, क्योंकि पोलन ग्रेन दूसरे स्पीसीज का भी स्टिग्मा पे पहुंच सकते हैं, परंतु स्टिग्मा के पास यह सेंस होता है कि वह पहचान सके कि यह पोलन ग्रेन उसी स्पीसीज का है या किसी दूसरे स्पीसीज का। इससे सही प्रकार के पोलन ग्रेन को ही जर्मिनेशन होने देती है और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है। परंतु अगर पोलन ग्रेन रोंग है तो वह जर्मिनेशन नहीं होता है। पोलन ग्रेन एवं स्टिग्मा पर उपस्थित प्रोटीन में होने वाले कंपैटिबिलिटी और इनकम्प्लीटी रिएक्शन पर ही पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन निर्भर करता है। अगर यह प्रक्रिया अनुकूलन हो तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा से जल और पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जिससे पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सतह पर पहुंचते हैं तो स्टिग्मा पर उपस्थित स्टार्च आदि तरल पदार्थों को अवशेषित कर फूल जाता है। इससे इंटाइन और एक्सटाइन में स्थित रिप्रोडक्टिव पोर से पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है। प्राय एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलता है, परंतु कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसके पोलन ग्रेन में अनेक पोलन ट्यूब निकलते हैं, जैसे कि मालवेसी कुटरवेसी के सदस्यों में। जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जर्मिनेशन करता है तो पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। पोलन ट्यूब स्टाइलिस से होते हुए ओव्यूल की तरफ गति करता है। पोलन ट्यूब स्टाइलिस और स्टिग्मा में रास्ता बनाने के लिए एंजाइम का उपयोग करते हैं, जैसे पेक्टिनेज एंजाइम का उपयोग करता है। पोलन ट्यूब में गति केमिकल के कारण होता है और यह ओवरी की तरफ मुड़ जाता है। पोलन ट्यूब ओवरी में स्थित ओव्यूल में प्रवेश करती है। ओव्यूल में पोलन ट्यूब का प्रवेश 3 प्रकार से होता है। अधिकांशतः प्लांट्स में पोलन ट्यूब जब माइक्रोपाइल से प्रवेश करता है तो इसे पोरोगेमी कहते हैं। अगर पोलन ट्यूब चेलेजल से प्रवेश करता है तो इसे चेलेजोगेमी कहते हैं। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल और चेलेजल क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भागों से प्रवेश करता है तो इसे मेसोगेमी कहते हैं। तो इस प्रकार से पोलन ट्यूब 3 प्रकार से ओव्यूल में प्रवेश करता है। नेचुरल पोलिनेशन के साथ साथ ही हम लोग एक और विभिन्न प्रकार का उपयोग करते हैं, जिसे कि हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कहते हैं या कृत्रिम संकरण कहते हैं। यह उन्नत किस्म के प्लांट को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक खास प्लांट के पोलन ग्रेन को एक किसी खास प्लांट के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन को सुरक्षित रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं। पहला होता है इमेस्कुलेशन तथा दूसरा होता है बैगिंग। इमेस्कुलेशन में किसी बाइसेक्सुअल प्लांट के एंथर को चिमटा के माध्यम से निकाल दिया जाता है तथा स्टिग्मा को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बैगिंग की प्रक्रिया
स्टार्ट होता है। इस प्रक्रिया में इमेस्कुलेटेड प्लांट के स्टिग्मा को बटर पेपर या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। जब यह स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो इस पर पोलन ग्रेन जो कि स्पेसिफिक हो उसे छिड़क दिया जाता है और पुनः उसे पॉलीथीन से या बटर पेपर से ढक दिया जाता है जब तक कि इन पर फल का निर्माण शुरू नहीं हो जाए। इस प्रक्रिया को बैगिंग या थैलिकन प्रक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पोलन ट्यूब से गैमीट के स्वतंत्र होने पर एक मेल गैमीट एग से संयोजित होकर डिप्लॉयड जायगोट बनाता है जो एम्ब्रियो का निर्माण करता है। यह फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के कारण होता है जिसे कि ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जबकि दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है तथा ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है जिसे कि इंडोस्पर्म बनता है। यह सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन है। यह सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन में 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई का संलयन होता है। इस कारण से इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं तथा डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंगेमी की खोज स्टर्नबर्ग ने तथा डबल फर्टिलाइजेशन की खोज एस.जी. नोस्चिन ने लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही इंडोस्पर्म तथा एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है। इसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी कहते हैं। अगर हम बात करें इंडोस्पर्म का तो इंडोस्पर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से कई बार विभाजित होकर इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इंडोस्पर्म टिश्यू की सेल संरक्षित खाद्य सामग्री को पूरित करते हैं तथा डेवलप्ड हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। कुछ प्लांट जैसे अरंडी तथा नारियल के इंडोस्पर्म में खाद्य सामग्री तेल के रूप में संचित होते हैं। इंडोस्पर्म से एम्ब्रियो अपना भोजन ग्रहण करता है, जबकि मटर, मूंगफली, सेम आदि में सीड के मैच्योर होने के पहले इंडोस्पर्म पूरी तरह से डेवलप्ड एम्ब्रियो द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस विभाजित होने के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। इस प्रकार के इंडोस्पर्म में न्यूक्लियस का विभाजन मुक्त न्यूक्लियाई फ्री न्यूक्लियाई होता है। इसमें न्यूक्लियस के बीच वाल नहीं होता, जैसे कि नारियल का इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई होता है। इसे लिक्विड सिस्टीनियम भी कहते हैं। दूसरा होता है सेलुलर इंडोस्पर्म। इस प्रकार के इंडोस्पर्म में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के विभाजन के फलस्वरूप 2 सेल बनती है। इसमें से एक बड़ी होती है तथा दूसरा छोटी होती है। बड़ी सेल माइक्रोपाइल चैम्बर तथा छोटी सेल को चिलेजल चैम्बर कहते हैं। माइक्रोपाइल चैम्बर के न्यूक्लियस में विभाजन के फलस्वरूप मुख्य इंडोस्पर्म बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फ्रूट का निर्माण होता है, जबकि ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है। परंतु कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट का निर्माण करते हैं। वैसे प्लांट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट उत्पन्न करते हैं उन्हें पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, जैसे कि केला, संतरा, अंगूर, अनानास आदि में। अगर हम एम्ब्रियो के बारे में बात करें तो एम्ब्रियो इंडोस्पर्म के माइक्रोपाइल सिरे पर विकसित होता है, जहां पर जायगोट स्थित होता है। अधिकतर जायगोट
तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा पर इंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि डेवलप्ड इम्ब्रियो को पोषण प्रदान होते रहे। डेवलप्ड इम्ब्रियो की प्रारंभिक अवस्था मोनोकॉटिल तथा डाइकॉटिल दोनों में ही समान होते हैं। फर्टिलाइजेशन के क्रिया के बाद सीड का निर्माण होता है, परंतु कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही सीड पैदा करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। ऐसे प्लांट को एपोमिक्सिस कहा जाता है, जैसे सूरजमुखी कुल के कुछ पौधे और घास में। अगर इस प्रक्रिया में देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले लेता है। कुछ पौधों जैसे कि नींबू, आम आदि में इंडोस्पर्म के आसपास की कुछ न्यूसेलस कोशिका विभाजित होकर इम्ब्रियो के रूप में डेवलपमेंट हो जाती है। दूसरा, जब एक ही सीड के अंदर एक से अधिक इम्ब्रियो हो तो कभी कभी इस तरह का भी प्लांट में होता है कि जब एक सीड के अंदर एक से अधिक इम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाते हैं तो इसे पॉली इम्ब्रियोनिक कहते हैं। कुछ इसके उदाहरण है जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट के आम, नींबू आदि में इस तरह की प्रक्रिया होता है। पॉली इम्ब्रियोनिक का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। जब इंडोस्पर्म में एक से अधिक इम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो इसे ट्रू पॉली इम्ब्रियोनिक कहते हैं, परंतु जब एक से अधिक इम्ब्रियो की उत्पत्ति दो या दो से अधिक इंडोस्पर्म से होता है तो इसे फॉल्स पॉली इम्ब्रियोनिक कहते हैं। अगर हम सीड की बात करें तो एक मैच्योर सीड दो प्रकार के हो सकते हैं, नॉन एल्यूमिनियस तथा एल्यूमिनियस सीड। नॉन एल्यूमिनियस सीड में इंडोस्पर्म नहीं होता है, क्योंकि इम्ब्रियो जब डेवलप्ड होता है तो उसमें उपस्थित खाद्य सामग्री को उपभोग कर लेता है, जैसे कि मटर, मूंगफली आदि में। जबकि एल्यूमिनियस सीड में इंडोस्पर्म का कुछ भाग शेष रह जाता है। इम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय इसे पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, अरंडी, सूरजमुखी आदि में। कभी कभी कुछ बीजों जैसे कि काली मिर्च, चुकंदर आदि में न्यूसेलस भी शेष रह जाता है। कुछ बीजों जैसे कि जायफल, शरीफा, लीची में फिनिकल की एक अति वृद्धि होती है जो ओव्यूल के चारों ओर वृद्धि करती है और लगभग पूरे बीज को ढक लेती है। इसे एरिल या बीज चोल कहते हैं। यह लीची में गुद्देदार तथा जायफल में गद्दाधारी होता है। यह अधिकांशतः खाने योग्य होता है। अरंडी में यह माइक्रोपाइल के पास पाया जाता है। कुछ पौधों में सीड का जर्मिनेशन कुछ समय के लिए होता है, परंतु कुछ सीड में जर्मिनेशन बहुत दिनों, सैकड़ों वर्षों के बाद भी होता है, जैसे कि आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है, जो कि 10,000 वर्ष बाद भी जर्मिनेशन हुआ है। जैसे जैसे ओव्यूल मैच्योर होता है तो वह बीज बन जाता है और ओवरी एक फल के रूप में विकसित होता है। एक ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल होते हैं। अगर हम सूरजमुखी पुष्प के पौधों की एक ओव्यूल में होती है, जबकि आलू के फूल के ओवरी में अनेक ओव्यूल पाया जाता है। ओवरी की दीवार से फलबित्ती बनती है जो 3 प्रकार की होती है, जिसे कि हम लोग एपिकार्प या बाह्य फलभित्ति कहते हैं, मेसोकार्प जिसे कि मध्य फलभित्ति कहते हैं और इंडोकार्प जिसे कि अंतः फलभित्ति कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकार्प। यह फल का छिलका बनाती है। दूसरा होता है मेसोकार्प। यह फल का मध्य भाग होता है। आम,
खजूर आदि में गुद्देदार होता है। और तीसरा होता है इंडोकार्प, यह फल का भीतरी भाग होता है, यह प्रायः पतला और झिल्लीदार होता है, जैसे कि नारंगी में, या कठोर भी हो सकता है जैसे कि आम में। जब फ्लावर का केवल ओवरी ही फल के रूप में विकसित होता है तब इसे ट्रू फ्रूट या वास्तविक फल कहते हैं। परंतु कुछ पौधों जैसे कि सेब, काजू, अखरोट, स्ट्रॉबेरी आदि में फ्रूट की रचना ओवरी से ना होकर थैलेमस से होता है तो इसे फॉल्स फ्रूट या मिथ्या फल कहते हैं। सेब में थैलेमस ओवरी के चारों ओर बढ़ जाता है और गुद्देदार हो जाता है। स्ट्रॉबेरी में थैलेमस सूख जाता है और छोटे छोटे फल लग जाते हैं। काजू में थैलेमस गुद्देदार हो जाते हैं। कुछ फलों जैसे कि सूरजमुखी में एक ही बीज होता है, परंतु कुछ पौधों के फलों में हजारों की संख्या में बीज होते हैं, जैसे कि ऑर्किड में। आज के लिए बस इतना ही। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इस प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाकर या उसी टाइम कमेंट बॉक्स में मैं आपका जवाब जरूर दूंगा।